नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया। उन्होंने प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया है। पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,89,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। अपने बजट भाषण में सीएम सैनी ने कहा कि हमें कुछ परंपराओं से हटकर काम करना होगा। उन्होंने गुरुग्राम पंचकुला को AI हब बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि इस साल के बजट के लिए उन्हें कुल 11,000 सुझाव मिले। इसके आधार पर हरियाणा के हर वर्ग का ध्यान रखा गया। देश प्रबंधन, प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती जैसी हमारी अनेक योजनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा इन सभी नवाचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उस बैठक के प्राय सभी सुझावों को इस बजट में मैंने किसी न किसी रूप में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। इनमें से 6 नीतिगत सुझावों का मैं पहले वर्णन करना चाहूंगा। सभी किसानों का कहना था कि जहां एक और सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने में पूरी मेहनत करती है, वहीं हमारे समाज की कुछ काली भेड़ें किसानों को नकली बीज व कीटनाशक बेचकर बर्बाद करने का प्रयास करती है। किसानों को इनके चंगुल से बचाने के लिए सदन के इसी सत्र में हम एक बिल लेकर आएंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने पिछले सत्र में हरियाणा कृषि भूमि लीज बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था, उसी प्रकार आप इस बिल को भी सर्वसम्मति से पारित करें। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जो कृषक उत्पादक संगठन FPO एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, उन्हें तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, परंतु जो कृषक उत्पादक संगठन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है, वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अंतर को समाप्त करने के लिए हम शीघ्र ही एक नई बागवानी नीति लाएंगे, जिसके तहत मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग, प्राकृतिक व जैविक बागवानी को दोनों प्रकार के FPO के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने यह घोषणा की है कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती हैं, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उनके ब्याज का पूरा भार सरकार वहन करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं को महिला उन्मुखी बनाया जाएगा एवं किसी भी योजना में भी महिलाओं द्वारा लिए गए पहले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पोषक तत्वों से भरपूर गोबर खाद फसलों के लिए अच्छा उर्वरक होती है। प्रदेश में गोबर खाद को व्यवस्थित तरीके से व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक नीति बनाई जाएगी। मोरनी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां किसानों को फसल उत्पादन में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार शीघ्र ही एक विशेष कार्य योजना बनाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बकरी और भेड़ की उच्च अनुवांशिक नस्लें जैसे बीटल, सिरोही, मुंजल आदि जो हरियाणा में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हमारे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार आगामी वित्त वर्ष में एक नई योजना की शुरुआत करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2025-26 में जिन महत्वपूर्ण कदमों के लिए बजट प्रावधान किया है, उनमें से केवल 38 के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वर्ष 2024-25 के 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य के मुकाबले मैंने इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले 25,000 के अनुदान को बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी तक कम से कम 2 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलता था। इस सीमा को घटाकर मैंने 1 एकड़ किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। मैंने लवणीय नमकीन भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के चालू वर्ष के 62,000 एकड़ के लक्ष्य को
वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 1 लाख एकड़ किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। खबर अंबाला से है, जहां मनरेगा घोटाले का एक मामला सामने आया है। दरअसल मनरेगा के मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी दिखाई गई है, जिसमें सरपंच पर लाखों रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ऐसे में पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया है। आपको बता दें कि इस मामले में डीआरडीए कार्यालय के CIO के पत्र की अनुपालना में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिश के बाद कार्रवाई की गई। BDPO की शिकायत पर मौजूदा सरपंच और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है। BDO ऑफिस से एप्लीकेशन आई थी, उस संबंध में हमने FIR लॉन्च की है। इसकी 4 मेंबर थे, उन्होंने FIR उसके लिए दोष सिद्ध करके भेजा था हमारे पास। हमने उसमें FIR लॉन्च कर दी है। सरपंच साहब से को गिरफ्तार किया है, आज माननीय न्यायालय में पेश किया है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है इसकी। जैसे भी हो गया, 2 अन्य आरोपी हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके जैसी कार्रवाई होगी। मनरेगा के तहत पैसा खाने का आरोप है। सरपंच साहब के पास 35,000 का है, 724 बाकी और है। ठीक है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। खबर भिवानी से है, जहां एक अस्पताल में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन नेशन वन इलेक्शन के राज्य संयोजक विजयपाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सेमिनार में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की बेहद जरूरत है, क्योंकि हर दिन देश के किसी न किसी कोने में चुनाव होता है और इस पर भारी भरकम खर्च भी होता है। बार एसोसिएशन का भी पूरा सहयोग है, उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पूरी यूनियन आई है। तो मैं अंचल हॉस्पिटल को, डॉक्टर विनोद अंचल जी को भी, IMA को भी और नीमा के कार्यकर्ताओं को भी सबको बधाई देता हूं कि आपने जो एक देश एक चुनाव के लिए आज ये गोष्ठी रखी है, उसकी हार्दिक सफलता के लिए बधाई देता हूं। दूसरा, चुनाव के कारण से बार बार आचार संहिता लगती है। देश में जो काम लोगों की भलाई के लिए करने होते हैं, जनता की भलाई के, वो कार्य रुक जाते हैं। एक बार ही चुनाव होगा तो एक बार में ही कुछ समय के लिए आचार संहिता लगेगी और पूरा लगभग 5 साल तक फिर उसके बाद कोई आचार संहिता नहीं लगेगी। इस कारण से ये समाज को फायदा होने वाला है। हाँ, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को ये एजेंडा सौंप दिया गया है, वो अपने निर्णय देगी सबसे विचार करते हुए। अभी हरियाणा में पहले लोकसभा चुनाव हुए, फिर अपने पहले लोकसभा के हुए, फिर अपने राज्यसभा के हुए और अब फिर तीसरी सरकार नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। तो बार बार आचार संहिता लगी, तो सरकार भी, कार्यकर्ता भी काम नहीं कर पाए और किसी मान लीजिए एजुकेशन बोर्ड ही अपने भिवानी में है, उसके भी टेंडर लगाने हैं, उनमें भी रुकावट आई, जबकि एस्टेट कराया जाना बेहद जरूरी था। खबर अंबाला से है, जहां एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां परिजनों ने नाबालिग की मौत के बाद बिना पुलिस को सूचित किए उसे दफना दिया, तो अब इस मामले में पुलिस ने कब्र में से नाबालिग का शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि नाबालिग ने थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उस मामले में SIT का गठन किया गया था और वो SIT अपना कार्य कर रही थी। इसी बीच नाबालिग की मौत हो गई, जिसमें बिना पुलिस को सूचना दिए परिजनों ने उसके शव को दफना दिया। इस मामले में पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए शव को कब्र से बाहर निकलवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। एक लड़की का पता लगा था, अब इसने सुसाइड कर लिया और घर वालों ने जो है इसको बगैर पोस्टमार्टम के, बगैर इंफॉर्मेशन दिए दफना दिया। जबकि इस लड़की द्वारा पहले FIR लॉन्च करवाई थी 7 थाने में, FIR नंबर 28 थी और उसकी तफ्तीश चल रही है SIT द्वारा। तो किसी ने फोन किया कि भाई ऐसे लड़की ने फांसी खाई थी और बगैर बताए दफना दिया। तो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट को साथ लेकर, डॉक्टर टीम को साथ लेकर के हम आए थे। तो लड़की का भी फोटो देखा तो उसने वाकई हैंगिंग ली हुई थी, उन्होंने उसे दफना दिया। तो पोस्टमार्टम के लिए उसको लेके जा रहे हैं। कल पोस्टमार्टम करा के जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। होली का दिन था, जैसे सब होली मना रहे थे, ये भी आखिरी खेल भी थी। तो पता नहीं एकदम इस लड़की को क्या हुआ, इसने फांसी लगाई रजिया ने। तो
मेरे को भी बाद में पता चला जैसे, तो उसमें पहले तो यही था भी जैसे अटैक आ गया उसको, तो माजरा कुछ और था जिसके कारण गांव के बुजुर्ग जो भी थे उन्होंने फैसला किया कि इसको दबा दो बस यही थी मेन गण। जैसा हिसाब किताब यहाँ पे था वो पहले ही हो चुका था जी। तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता उस टाइम। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक बस में लगभग 30 साल के युवक का शव मिला है, जिसके शरीर पर कई दर्जनों चाकू के वार के निशान हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। इस मामले में जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम ने बताया कि मृतक युवक के भाई की शिकायत पर हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। कल सेक्टर 37 फरीदाबाद में सराय पुलिस स्टेशन के अंदर एक हत्या का मामला जो है वो सामने आया था। एक रोड साइड पार्क बस के अंदर एक युवक की जो है वो हथियारों से वार करके, धारदार हथियार से वार करके जो है हत्या को अंजाम दिया गया था। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 69 बीएनएस के जो सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 और जो अदर एलिमेंट सेक्शंस उनके तहत हत्या के मामले में दर्ज किया गया था और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी जो है वो पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई थी और क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने इस मामले को वारदात के कुछ घंटों के अंदर ही सुलझाने में जो है सफलता हासिल की है और जो मृतक है उसकी पहचान दीपक वाड्रा के रूप में हुई है, जो दिल्ली का रहने वाला है और जो आरोपी है वो उसका नाम ओम चौहान है, जो दिल्ली का ही रहने वाला है। मृतक की उम्र जो है वो 30 वर्ष के करीब है। जो आरोपी है वो 18 साढ़े 18 साल का जो है। आरोपी को आज 16 तारीख को दिल्ली से आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी लोकेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा तथा इस वारदात के अंदर जो भी अन्य लोग शामिल हैं उसके बारे में सख्ती से पूछताछ करेंगे। जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, जो आरोपी जो है वो जो मृतक है उससे परेशान थे काफी। जो मृतक था वो उम्र में उनसे काफी बड़ा था और लगातार उनके ऊपर दबाव बनाता रहता था तथा उनसे पैसों की डिमांड करता था। आरोपी और मृतक दोनों ही नशे के जो है वो आदी रहे हैं। वारदात के समय पे भी वो लोग जो थे वो नशे के अंदर थे और जो मृतक है वो आरोपी और जिसके द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया उसके ऊपर लगातार घर से पैसे लाने के दबाव डालता था ताकि वो लोग नशा कर सके और इसी चीज से परेशान होकर के उन लोगों ने जो रेट ऑफ एंगर जो है, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जिसकी गाड़ी रोड साइड पे पार्क थी। उस टाइम पे जो बस के जो मालिक हैं, ड्राइवर, कोई भी बस के अंदर जो थे वो हाजिर नहीं थे और जो उसी बस के अंदर इस इंसिडेंट को जो है रात के टाइम पे जो है अंजाम दिया गया। डॉक्यूमेंट सामने आया, उसका नाम दीपक वाड्रा के रूप में सामने जो है वो आया है और जैसा मैंने आपको बताया कि वारदात जो है जो बस के अंदर वहाँ पे दी गई, इसको अंजाम दिया गया था और क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको वारदात के कुछ घंटों के बाद ये जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई किया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां 15 साल के युवक का शव मिला है। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम ने बताया कि जंगल में 15 साल के युवक का शव मिला था, जिस पर धारदार हथियार से वार किए गए थे और उसके चेहरे को पत्थरों से कुचला गया था, जिसके शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और इस पर डीएलएफ क्राइम ब्रांच की टीम कार्रवाई कर रही थी और डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने हत्या करने वाले उसी के पड़ोसी किराएदार को गिरफ्तार किया। 15 तारीख को बड़खल एरिया के अंदर, पहाड़ के अंदर एक जवान बच्चे की जो है डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिसकी पहचान बाद में फैजान के रूप में हुई, जो 15 साल का था और उसके पिता की शिकायत के ऊपर एफआईआर नंबर 162 सूरजकुंड पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 के तहत जो है वो दर्ज किया गया हत्या के रूप में और उसी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्राइम ब्रांच डीएलएफ के द्वारा की गई और आरोपी को क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने आज 16 तारीख को गिरफ्तार किया है। जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मोहम्मद फारूक है, जो प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला है और फिलहाल बड़खल में ही रहता है तथा एक गैराज है, वर्कशॉप है, उसके अंदर काम करता है। जो आरोपी और मृतक हैं वो एक दूसरे को पहले से जानते थे, पड़ोस में ही रहते थे। प्रारंभिक पूछताछ में जो सामने आया है, जो मृतक है उससे शक था कि आरोपी के उसकी बहन के साथ नाजायज संबंध है। इसी बात को लेकर के उनकी जो है बहस हुई थी और आरोपी के द्वारा मृतक को सुनसान जगह पे पहले बुलाया गया और वहां पे पहले से ही उसने
खबर अमृतसर से है, जहां मंदिर पर हैंड ग्रेनेड फेंकने वाले बदमाशों में से एक को पुलिस ने मार गिराया। आज पुलिस और हमलावरों के बीच झड़प हुई, जिसमें आरोपी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी फरार हो गया। अब पुलिस को मिली विशेष सूचना के आधार पर सीआईए और पुलिस की टीमों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया, जिसके दौरान यह मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी राजधानी इलाके में घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीमें गठित कर इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इसमें आरोपी घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। ਨਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਬਾਲਸਚੰਦਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਅਖੰਡ ਵਾਲਾ ਛਿਆਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਸੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਥਰੋਇੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਧਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਕੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਲ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫॉर ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो मैं इस दे विच सारी यही तुहानूं दसना चाहुंदा कि जिहड़ा ये सिद्दकी है बंदा, इहदे खिलाफ पहलां भी 2 मुकदमे दर्ज है स्नैचिंग दे नाल 25। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर से है, जहां कर्मचारी जन असेंबली ने प्रदेश में अलग से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जिला लघु सचिवालय पर प्रदर्शन और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है और देश प्रदेश के कर्मचारियों और मजदूरों के लिए 10 साल के बाद वेतन आयोग का पुनर्गठन किया जाता है। कुछ अपने आप कर लेता है, छोटा कर्मचारी कहां से करेगा अपने लिए? उसको तो केवल वेतन में ही अपना गुजारा करना पड़ता है। इसी प्रकार ये जो छोटे कर्मचारी के बारे में जो और बातें आ रही हैं, चाहे वो घर की बात हो, बिजली की बात हो, अब बिजली का रेट सबके लिए बराबर है भाई, छोटे कर्मचारी पर भी उतना लग रहा है और बड़े पर भी उतना लग रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमें सुविधा। वहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक दिन भी वहाँ पर आकर के कर्मचारियों के साथ बात नहीं की और दूसरे दिन उन्होंने अपना एक जो उनका सचिव है वो हमारे पास भेजा और उन्होंने ये कहा कि अभी हम थोड़ा बिजी हैं, 12 तारीख तक आचार संहिता है, 12 तारीख जैसे ही खत्म होती है हम बातचीत के माध्यम के लिए आपको बुलाएंगे और आपकी जो जायज मांगे हैं उनका हल निकालेंगे। तो अगर अब भी सरकार इन मांगों का जो। खबर पटियाला से है, जहां राजेंद्र अस्पताल में सेना के एक अधिकारी और उसके बेटे से मारपीट के मामले में एसएसपी ने 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, जो 45 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। एसएसपी ने कहा कि आर्मी अफसर के मामले में हम माफी मांगते हैं और उनका पूरा सम्मान भी करते हैं। एक इंसीडेंट रजिंद्रा हॉस्पिटल ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 13 ਤੇ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ
ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਫॉर द एंटायर ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ। सो ਜਿਹੜਾ इंसिडेंट होया। खबर अम्बाला से है, जहां कार और ऑटो में टक्कर होगी, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में ऑटो चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और कार ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रात मोड़ा साइड से लिंक रोड पर एक 3 व्हीलर आगे चल रहा था और पीछे एक इनोवा आई, उसके ड्राइवर ने टक्कर मारी। एक रेडी वहाँ पर लगी हुई थी, उसको भी थोड़ा टक्कर लगी है, लेकिन इसमें किसी को कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी। हमारे पास सिविल अस्पताल से इंफॉर्मेशन आ गई है, लेकिन अभी किसी ने कोई बयान नहीं दिया। आएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो नहीं वो है मौके। खबर बटाला से है, जहां पेट्रोल पंप पर 2 अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी। दरअसल दोनों युवक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। इस फायरिंग में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों को गोली लगी है, जिसमें एक कर्मचारी की मौत होगी और वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें तो पैसे खोण लग पे ने ते जिहड़ा करिंदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੇਗੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਵੀ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਉਹ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਉਦਨਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਈ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, 2 ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਹੈਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਹੈਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 8:45 ਵਜੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ। युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत पटियाला प्रशासन के साथ आम आदमी पार्टी के पंजाबी अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने मीटिंग की। उन्होंने नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह धंधा छोड़ दें या फिर पंजाब छोड़ दें। साथ में ही उन्होंने नशा तस्करों की जमानत करवाने वाले सरपंचों और नंबरदारों को भी चेतावनी दी है कि वह ऐसा ना करे, वरना उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। देखो ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ मैं फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।